नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीजी क्लासेस में। इस क्लास में लेकर के आए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के हिंदी प्रैक्टिस सेट को, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और इससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जो परीक्षा है जुलाई अगस्त में होने की संभावना है और हो सकता है इसी महीने जून में आपका इस विषय में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसलिए आप अच्छे से लगे रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछ रहा कि सिंधुर्वी में संधि है। आपको बताना है कि सिंधुर्वी में संधि है। हम हर एक प्रश्न का 4 सेकंड के बाद जवाब देंगे और उसी के बीच में आपको लगाना कि कौन सा आपने सही किया है ऑप्शन, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो सिंधुर्वी है इसमें कौन सी संधि है। तब इसमें कौन सी संधि है, तब इसमें आपकी संधि है, तब आपकी संधि इसमें है दीर्घ संधि। दोस्तों, इसी तरह से हम 4 सेकंड का आपको समय देंगे और उसी में अपना आंसर लगाना है और आपने कितना स्कोर किया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, अर्थात जो ये खड़ी बोली है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है, बी में क्या दे रखा है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, और सी में दे रखा है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और डी में दे रखा है पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, खड़ी बोली का। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखते हैं इसमें कि जो अर्धमागधी है इससे किस भाषा का जन्म या विकास हुआ है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश से है किस भाषा का विकास हुआ है, तो इससे हुआ है अवधी भाषा का। तो जो अर्धमागधी है इससे कौन सी भाषा बनी है, इससे बनी है आपकी अवधी भाषा। कौन सी, अवधी भाषा का विकास हुआ है। और जो पैशाची भाषा है, जो पैशाची अपभ्रंश है इससे कौन सी भाषा का विकास हुआ है, इससे हुआ है लहंदा, एक तरह की भाषा है। कौन सी भाषा का विकास हुआ है, लहंदा भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इन्हें भी साथ साथ में करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा क्या चीज़, संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी कि जो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है वह संज्ञा किससे किस में परिवर्तित हो रही है। तब ये किससे किस में परिवर्तित हो रही है, तब ये हो रही है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो सिरा है एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, जो ये सिरा है ये कौन सा व्यंजन है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों, क्या चीज़, किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। जो सिरा है इसमें किन दो वर्णों का मिश्रण है या संयुक्त किया गया है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें आपके वर्ण हैं, एक तो आपका ये बड़ा सा और आपका रा वर्ण को इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी,
इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है क्या चीज़। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो जो पुस्तक शब्द है वह क्या है, वह आपका है विशेष से, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक, क्या बताना है, घर से में कौन सा कारक है। तब इसमें कौन सा कारक है, तब इसमें कारक कौन सा है, इसमें कारक है अपादान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, क्या चीज़ 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि अलग हो रहा है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है अपादान कारक, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए, अर्थात सही काल कौन सा है, क्या चीज़ सही काल जो है वह कौन सा है इसमें। तो प्रश्न नंबर 7 में आपका सही काल क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल, कौन सा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो ये रेखांकित शब्द दिया रखा है लेकिन बात में, इसे पहचानना क्या है इसमें। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है, तो इसमें क्या है। तब इसमें आपका सही जवाब होगा अव्यय, क्या होगा अव्यय, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कटहरा, जो कटहरा शब्द है इसमें इसका तत्सम रूप क्या है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, काष्ठ गिरह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तब इसमें कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का नहीं है, वह कौन सा नहीं है, तारीख शब्द जो है वह फारसी भाषा का नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची बताना है। तब कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, तब इसका होगा मार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो अतिवृष्टि है इसका विलोम क्या होगा, क्या बताना, अतिवृष्टि का विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि का आपका होगा अनावृष्टि, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जिसकी कोई उपासना ना दी जा सके, क्या चीज़, जिसकी कोई उपासना ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अब इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तब इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए अनुपम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या कहते हैं, कभी कभार कहते हैं नहीं लाल पीला होना, तो इसका मुहावरा क्या होगा, तब इसका मुहावरा होगा बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कोयले की दलाली में मुंह काला लोकतक का सही अर्थ है। क्या चीज़? कोयले की दलाली में मुंह काला होना। तब इसका सही अर्थ क्या होगा? तब इसका सही अर्थ होगा बुरी संगति में कलंक लगता है। क्या होता है? बुरी संगति में कलंक लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्योत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना कौन सा है। तब इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? तब इसमें क्या होगा? प्रति। क्या होगा? प्रति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि औपचारिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तब औपचारिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो इसका क्या होगा? ई प्लस का इक, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो इस रिक्त स्थान पर इसका क्या होगा सही संधि विच्छेद? तब इसका सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस गिरह प्लस आलय, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। क्या चीज़? जो यथासंभव है उसमें कौन सा स्वभाव है, समास है। तब इसमें कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? ये आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तब इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तुम तुम्हारा काम करो, ये होगा? गलत है। तुमका, देखो ये तुम भी है तुमका भी, इसलिए ये भी गलत होगा। तुम मेरा काम करो, क्या चीज़? तुम मेरा काम करो, ये भी गलत है। तुम अपना काम करो, ये ठीक कहते नहीं है कि तुम अपना काम करो। तो इसलिए कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहा कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक दिया रखा है इसमें अंत्याक्षरी। क्या दे रखा है? अंत्याक्षरी, ये सही है? गलत है। पूज्यनीय, ये आपका ठीक है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या रा ला उआ को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, अर्थात इन्हें क्रम से लगाना है। तब किस तरह से क्रम से लगाए जाएंगे ये? तब इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा आपका? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रा या ला हुआ, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो आपका विभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? तब इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। क्या होगा? जुगुप्सा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 25 के तहत प्रश्न नंबर पूछ रहा है कि मंगल भवन अमंगलहारी, क्या चीज़? मंगल भवन अमंगलहारी दुर्भव सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? आपको छंद बताना कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। तब इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ? तब इसमें हुआ है चौपाई छंद का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तेरी बरसीने हैं,
खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या इसमें रूपक अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है, या इसमें यमक अलंकार है? तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? तब इसमें आपका होगा यमक अलंकार। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड हैं? तब 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 इसमें हैं 7 कांड। लेकिन इससे पहले कितने कांड थे? इससे पहले कितने कांड थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इससे पहले कितने कांड थे। लेकिन वर्तमान में 7 कांड दिए हुए हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? जो हिंदी भाषा है उसका जो जन्म हुआ है या विकास हुआ किससे हुआ है, ये बताना है आपको। तो ये किससे उसका विकास हुआ है? तब ये हुआ है संस्कृत भाषा से। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो इसका किससे विकास हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने पूरी देखी होगी, और आप क्लास को पूरा देखें जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। इसी प्रश्न के साथ इस क्लास से विराम लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।